जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम संपादकीय देखने जा रहे हैं वो पूरी तरह से बजट पर आधारित है। तो बजट के बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको इस संपादकीय में मिल जाएंगे। अब देखिए, जो प्रीलिम्स की पढ़ाई होती है वो मेंस से पूरी तरह अलग नहीं होती है। बहुत सारे जो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत सारे इंडेक्स, सूचकांक और ये बजट के पॉइंट, इस तरह के जो भी फैक्ट टाइप की चीज़ें मिलती हैं उसे आपको मेंस में भी लिखना होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी इस तरीके से होती चलती है। तो क्योंकि सिर्फ आप एनालिसिस या विश्लेषण करके मेंस में अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। अपनी बात में वजन रखने के लिए आपको फैक्ट से अपनी बातों को सपोर्ट करना पड़ता है। तो इस संपादकीय में हमें बहुत सारी चीज़ें ये पता चलेंगी कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस बजट में, जिससे कि विकसित भारत के दिशा में हम आधारभूत, चाहे ढांचे की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, रोजगार की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, और भी कई सारे नए सरकारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसे इस बजट में पेश किया गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट वाइज हम इस अ, आज के संपादकीय विश्लेषण में देखेंगे। और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो आप टॉपिक देख सकते हैं, इसका हेडिंग है विकास और बजट की वचनबद्धता। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार इस बजट के माध्यम से अपना एक कमिटमेंट, अपनी एक वचनबद्धता दिखाना चाहती है कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं अपने देश में जहाँ पर एक रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा किए जा सकते हैं, उसमें एक कोशिश करते हुए नज़र आई है ये बजट। तो भूमिका ये है कि केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, जिसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस बोलते हैं, चाहे बात हो विनिर्माण और सेवाओं की यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की, चाहे बात हो नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना या नवाचार और अनुसंधान की यानी कि इनोवेशन और रिसर्च की, उन सभी में ये बजट कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की कोशिश करता है। तो ये जितने भी आपको ऊपर शब्द मिले हैं ये आपको हमेशा किसी न किसी उत्तर में, निबंध में प्रयोग में लाने चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि बजट के प्रावधानों का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि क्षेत्र को, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र बहुत मजबूत मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन, आजीविका यानी कि जो लाइवलीहुड होता है, अपने जीवन को हम जब चलाते हैं, आजीविका, रोजगार सृजन की जहाँ तक बात हो, उनकी क्षमताओं के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की भी एक बड़ी बुनियाद है। क्योंकि रोजगार देने के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। आजीविका भी उनकी बहुत ज़्यादा निर्भर है कृषि क्षेत्र में, चाहे वो शहरों में ही लोग क्यों ना रह रहे हो, उनको जो खाद्य पदार्थ चाहिए खाने पीने के लिए वो भी तो कृषि क्षेत्र से ही मिलेगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था की तो बुनियाद है ही। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने, ताकि कम खेत अब हम ज़मीन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उल्टा ज़मीन जो है वो जनसंख्या की ज़रूरतों के हिसाब से जो शहर बढ़ रहे हैं उससे वो खेती की ज़मीन घटती चली जा रही है। आप अपने आसपास के शहरों में भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास ज़मीन सीमित है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उसी ज़मीन से निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, हमने कितनी बार उस पर बातचीत किया है। तो यानी कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रहा है, हमें उसमें भी ऐसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्मों का यानी कि ऐसे बीज का हमें खोज करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान के जरिए ऐसे बीज को पैदा करना पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खुद को ढाल पाएँ। और इन्हीं सभी के विकास हेतु एक कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा को प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद लिखा है कि 32 बागवानी और कृषि फसलों यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हैं, तो इस तरह के 32 जो बागवानी और कृषि फसल हैं उनकी 109 उच्च उपज वाली, हाई यील्डिंग वाली, जलवायु अनुकूल नई किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि दलहन और तिलहन के जो उत्पादन हैं उनके
जो भंडारण की बात है, उनके प्रसंस्करण यानी कि उनकी बात जो प्रोसेसिंग होती है उसकी बात हो, या फिर उनके मार्केटिंग यानी विपणन व्यवस्था की बात हो, उसमें सुधार करके भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है, ताकि जो तिलहन, ऑयल सीड्स हैं, दलहन हैं, दाल हैं, इनका जो भी इंपोर्ट होता है, आयात होता है देश में, उसको बहुत हद तक कम किया जा सके। क्योंकि अगर बाहर से अगर आप किसी भी चीज़ का इंपोर्ट कराते हैं, आयात कराते हैं, और आपको अगर ज़रूरत पड़ने पे किसी भी बाहरी कारण, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, किसी भी तरह का, जिस देश से आप मंगवाते हो खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए तेल को, वहाँ पर अगर युद्ध की स्थिति है या फिर वहाँ पे सूखा पड़ गया है, उनकी अपनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो आयात में जाहिर सी बात है कटौती होगी। जैसे ही आयात में कटौती होगी, अपने देश में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे ही भारत में इन चीज़ों में सुधार किया जाए, ताकि उनका जब उत्पादन हो, उसके बाद हम उनका जब भंडारण करते हो, स्टोरेज करते हो, उसके बाद हम उनकी प्रोसेसिंग करें, प्रसंस्करण करें, और फिर हम उसे मार्केट में बेचें, यानी उसका विपणन करें। इन सारी व्यवस्थाओं की अगर हम सुधार कर देते हैं, तो बहुत हद तक इस मामले में भारत जो है वो एक आत्मनिर्भर बन सकता है। तीसरी बात कही गई है कि बजट में सब्जी उत्पादन और उनके भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी कि सब्जी के उत्पादन के बाद जो सप्लाई चेन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो सब्जियां खेत से होते हुए हम तक पहुंचती हैं, उसके लिए सहकारी समितियों, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में अगर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है तो ये बहुत बेहतरीन कदम होगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीटनाशक, केमिकल्स, इन सब का प्रयोग नहीं हो रहा है। गाय के जो गोबर है, गोहरी है, या फिर अन्य जो हम जैविक खेती कर सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो अगले 2 साल में लक्ष्य है 1 करोड़ ऐसे किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए। जो सहकारी क्षेत्र हैं, उनका व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास किया जाए। इसलिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, तथा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और उसके निर्यात के लिए प्रस्तावना दिया गया है। देखिए, जो श्रिम्प फार्मिंग है, झींगा, उसकी खेती की जा सके, तो उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको नाबार्ड के जरिए मुहैया कराया जाएगा। देखिए, नाबार्ड डायरेक्ट बैंक की तरह आपको लोन नहीं देता है कि आप नाबार्ड बैंक खुला है, आप सीधे उसके पास गए, जैसे पीएनबी है, बीओबी है, एसबीआई है, इनकी तरह जाके सीधे बैंक में बात करके आप लोन नहीं उठा सकते हैं। आप बैंक से श्रिम्प फार्मिंग के लिए, झींगा पालन के लिए आप पैसे उठा लीजिए, कर्ज ले लीजिए। उस कर्ज को जो गारंटी है, जैसे बैंक को अगर इस बात की गारंटी मिल जाए कि हम जो पैसा दे रहे हैं, अगर वो किसान समय पे नहीं लौटा पा रहा है, तो हमें वो पैसे मिल जाएंगे कहीं और से, इस बात की गारंटी नाबार्ड देता है। इसीलिए बैंक जो है, इस तरह की जो खेती करेंगे लोग, खास करके झींगा पालन जिनकी बात की गई है बजट में, आपको वहाँ पर जाके लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा। उसका कारण क्या है कि बैंकों को इस बात के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है पीछे से, यानी नाबार्ड के माध्यम से, कि आप के पास कोई भी झींगा पालन के लिए किसान आता है, उसको उतने पैसे दे दीजिए कर्ज के रूप में, समय पे वो चुकाएगा। अगर वो समय पे नहीं चुका पाता है किसी भी कारणवश, तो हम बैठे हैं आपको बैंक में पैसा मुहैया कराने के लिए। तो इस बात की गारंटी मिलती है, बैंक फिर पैसा जो है लोन दे देता है, कर्ज दे देता है। 3 वर्षों में देश के 400 जिलों में डिजिटली फसल का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया गया है। डिजिटल माध्यम आप देख ही रहे हैं, हम और आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब डिजिटल माध्यम है। उसमें पूरी की पूरी तस्वीर से, सैटेलाइट इमेज से आपके पास पूरे भारत का खेती का एक डेटा आ गया, मैप आ गया। अब आप उसमें देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये ज़िले हैं, यहाँ पर ये खेती होती है, इस राज्य में, इस क्षेत्र में इतनी खेती हो रही है, दाल की, गेहूँ की। ये होता है डिजिटली फसल का सर्वेक्षण करना। तो इसका भी प्रस्ताव किया गया है कि अगले 3 वर्षों में देश के जो 400 जिले हैं, वहाँ पर डिजिटली फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रोजगार और कौशल को लेके, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके ये बजट क्या बोलता है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रिसाइजली, एक्यूरेटली अगर आप ध्यान देंगे तो वो है 1.48 लाख करोड़, 1.48 लाख करोड़। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं।
कि शिक्षा भी आप मुहैया कराइए, शिक्षा प्रदान करिए और उसी के साथ साथ कौशल विकास हो पाए लोगों का। इसका एक गठजोड़ तैयार किया जा सके, समन्वय आपस में किया जा सके, उसकी कोशिश की गई है इस बजट में। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा एवं रोजगार की 5 नई योजनाएं जो कि 4.1 यानी 4 करोड़ युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार प्रोत्साहन हेतु जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका एक ध्यान रखने वाला संगठन है। तो ईपीएफओ नामांकन आधारित 3 योजनाएं लाई गई हैं जो औपचारिक क्षेत्रों में, ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के कार्यबल में प्रवेश पर 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी औपचारिक क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहली बार नौकरी कर रहा है, अभी उसकी नौकरी शुरू हो रही है, तो उसका जो शुरुआत का 1 महीने का वेतन होगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब अकाउंट आप खोले हैं, सरकार जो है वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत आपको सीधा सीधा पैसा मुहैया करा देगा अकाउंट में। ठीक है, उसके जरिए 3 किस्तों में वो पैसे आपको दिए जाएंगे। पहले माह की जो सैलरी होगी, इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को शुरुआती 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ का जो अंशदान होता है उनके अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं, यानी कि जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनको नौकरी पे रखते हैं, दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मतलब ईपीएफओ में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा आपका कटता है, 10% मान लीजिए कटता है आपके महंगाई भत्ते और आपका जो बेसिक पे है उसको मिलाकर। अब उसमें क्या होता है कि जो आपको नौकरी प्रदान कर रहा है उसको भी उतना ही प्रतिशत हिस्सा मिलाना पड़ता है। 10% पैसा अगर आपका मान लीजिए नौकरी आपके सैलरी का कट रहा है 12,000, तो 12,000 रुपया के करीब उतना ही अंशदान, उतना ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रोजगार आपको देने वाले को, आप मालिक को, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें शुरुआत में जो भी नौकरी पे आएगा उसके शुरू के 4 साल का जो ये ईपीएफओ वाला खर्चा है वो हम दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी मान लीजिए नौकरी देने वाले लोग हैं, मालिक लोग हैं, जो भी नौकरी देने वाले लोग हैं, अगर उनको ये लगता है कि अगर हम कर्मचारी बढ़ाएंगे तो हमको ईपीएफओ का पैसा अधिक देना पड़ता, तो मान लीजिए इसी थोड़े से झिझक में वो ज़्यादा लोगों को नौकरी पे नहीं रख रहे होंगे। लेकिन अब सरकार बोल दी कि शुरू के 4 साल तक का जो ईपीएफओ का पैसा ज़रूरत है देने का वो हम दे देंगे, आप रखिए लोगों को, आपको सिर्फ सैलरी देना है। तो उनको लगेगा कि चलो ठीक है, ये जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था ईपीएफओ का पैसा देने वाला, इस सरकार खुद ही उठा रही है, तो उनके लिए एक तरीके से सब्सिडी योजना ही तो है वो। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी एक इसमें प्रस्तावना कि ये भी प्रस्तावित किया गया था। अच्छा, और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, पहली बार आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु जो पूर्वोत्तर 5 राज्य हैं जिसमें आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उनके लिए पूर्वोदय योजना प्रस्तावित है। तो आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य पूर्वोदय योजना में शामिल नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आसाम की बात कर दी जाए, हो सकता है सिक्किम की बात कर दी जाए, या फिर ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये 5 इसमें शामिल हैं। तो क्या नहीं शामिल है, जैसे छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है वो ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आपको पूर्वोदय के नाम पे आसाम दे सकते हैं। इस तरह का कुछ ऑप्शन दे देंगे तो समझ जाएगा कि ये पूर्वोदय योजना में शामिल नहीं है। दूसरा एक नया स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम अनुसूचित जनजाति उन्नति अभियान, जिसके तहत 63,000 गाँवों की लगभग 5 करोड़ जनजातीय आबादी की स्थिति सुधरेगी। तीसरा है जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, तो उसके विकास कार्यक्रम हेतु 12 औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क्स पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, यानी कि कुछ पैसा सरकार मिलाएगी और कुछ पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। उसके तहत औद्योगिक श्रमिक जो भी इंडस्ट्रियल लेबर हैं उनके लिए छात्रावास प्रकार के आवास और किराए के आवास का प्रस्ताव दिया गया है। तो उनके रहने के लिए हॉस्टल टाइप का एक ऐसी बिल्डिंग बन जाएगा या फिर एक ऐसा
फ्लैट वगैरह टाइप का बन जाएगा जिसमें वो किराया देंगे, ऐसा कुछ बनाने की बात की गई है, जहाँ पे 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स मौजूद मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल पार्क अब बनेगा तो सिर्फ जो उसमें अच्छे वेतन पाने वाले लोग हैं उन्हीं के बारे में, फैसिलिटी के बारे में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बल्कि जो उसमें वर्कर लोग हैं, औद्योगिक श्रमिक जो हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, उनके लिए भी एक ऐसे फ्लैट टाइप का या मान लीजिए कॉलोनी टाइप की आपको दिखेगी जहाँ पर वो लोग रह रहे होंगे। चौथा यहाँ पे बात किया गया है एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसको मिलने वाले जो ऋण है, मुद्रा लोन, उसकी सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिससे युवा स्वरोजगार को प्रेरित होगा। पांचवा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो शहरों में रहने वाले 1 करोड़ निर्धन परिवार हैं उनके आवास हेतु 10 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। इसके साथ साथ 100 बड़े शहरों में जो पानी की सप्लाई है, जल आपूर्ति है, जो सीवेज की दिक्कत है, सीवेज उपचार और जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, परियोजनाएं हैं, यानी सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है शहरों में, सॉलिड वेस्ट जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, किसी भी तरह का और भी कचरा हो गया जो सॉलिड रूप में आपको ठोस रूप में नज़र आता है, उन परियोजनाओं को बढ़ावा देकर नगरीय विकास को एक नया आयाम देने का प्रयत्न है। और एक है आपका छठवां पीएम सूर्य घर योजना। इसके तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आधारभूत ढांचा के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आधारभूत ढांचे पर जीडीपी के 3 से 4% के साथ राज्यों को मुक्त ऋण दीर्घकालिक ब्याज 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। देखिए मतलब राज्य हैं, वो चाहते हैं अपने राज्य में पुल बनाना, रोड बनाना, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने बोला कि आप हमसे ऋण ले लीजिए, उस पर ब्याज मत दीजिए। मुक्त ऋण दीर्घकालिक है, मुक्त ऋण है, ठीक है, मुक्त ऋण दीर्घकालिक ब्याज है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र को आधारभूत ढांचे के विकास में साझेदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जो है सरकार अकेले नहीं लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पैसा लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आधारभूत ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके विकास में साझेदार बनाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी, निजी क्षेत्र को भी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, तो ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, जो विलेज क्लस्टर्स हैं, उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम निष्कर्ष पे अब आएँ तो अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में भूमि यानी कि लैंड, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल तथा तकनीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार करके विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। दरअसल बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता तथा संकल्प को पूरा करने के लिए, ये लाइन आप याद रखिएगा, विकास भी विरासत भी, ये एक इन्होंने मंत्र दिया है इस बार। इसके साथ सक्षम विनिर्माण, यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, विनिर्माण क्षेत्र होगा, उसको हमें सक्षम बनाना है। और आधारभूत संरचना, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी सक्षम होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आप रोड और रेलवे, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, आप आधारभूत संरचना की स्थापना कर रहे हैं, तो वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जितना भी प्रोडक्ट आप ट्रक और बाकी सामान जो आप उन माध्यम से रोड के माध्यम से भेजना चाहते हैं, वो इतना हमारा रोड और वो पुल सक्षम होना चाहिए कि वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है। मतलब अगर आप एक बार में ही 4 या 6 लेन का रोड बना दे रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आधारभूत संरचना जो है वो सक्षम है अपने आप में इस तरह के कार्गो हैंडल करने का, या फिर इस तरह के सामानों को वहाँ से ले जाने के लिए। उसके साथ साथ समावेशी एवं सतत विकास, मतलब समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, देश के हर क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने की कोशिश। समावेशी विकास वही है। एवं सतत विकास, सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास हो कि ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं या इस तरह का हमने कुछ रोड बना दिया, खर्चा कर दिया कि उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ फ़ायदा ही ना हो उससे। ऐसा नहीं है, हमेशा विकास का रास्ता आपको खोले रखना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है। अब यह समय ही बताएगा कि बजट किसान, युवा, महिला तथा गरीब की बेहतरी के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा। और ये जो 4 आप देख रहे हैं ना, इसी 4 जातियों के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि 4 ही जातियां हैं, उसमें एक होता है किसान,
एक युवा, एक महिला और एक गरीब, इस तरह से ही जातियाँ होती हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। इस तरह का बयान दिया गया था। तो अब ये समय बताएगा। कोशिश जो बजट में की गई है, कोई भी सरकार हो, कोई भी कोशिश हो, तो हम जब ब्यूरोक्रेट बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किसी के ऑब्जेक्टिव, जो उसका उद्देश्य है या जो उसका कदम है, उस पर सवाल नहीं उठाना है। हमें हमेशा इम्प्लीमेंटेशन, यानी जब वो योजनाएं लागू की जाएंगी, जब वो नीति लागू की जाती है, उस समय उसके लागू होते समय जो प्रक्रिया होती है उस पे हम सवाल उठा सकते हैं कि आखिर ये और बेहतर तरीके से लागू हो सकता था, या या फिर ये और सही समय पे लागू हो सकता था। इस तरह की चीज़ों पे हम सवाल उठा सकते हैं या हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन उद्देश्य या फिर कभी भी कोई भी सरकार कदम उठाए, तो हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा मानसिकता है, एटीट्यूड है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। हम पक्षपात से दूर होने चाहिए। यही हमें GS4 के एथिक्स पेपर, नैतिकता पेपर में भी बताया जाता है। तभी हमारा जब दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तभी हमारे उत्तर में वो चीज़ दिखेगी, या फिर हम कहीं भी इंटरव्यू में अपनी बात रखेंगे तो वहाँ पर भी हमारा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण नज़र आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना आज का विश्लेषण यही कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।